वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो बहुत ही अच्छा है, वरना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लोग बात करेंगे इसी का सेकंड पार्ट में कि इंडिया को और क्या सीखना चाहिए जो हम लोग इंडियन के लिए आगे जाके ग्रो करने में और कंट्री को ग्रो करने में हेल्प करे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो खुद कुछ करने से पहले थोड़ा सा झांक लिया जाए पड़ोसी लोग क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो हम लोग का भी पड़ोसी जो है वो बहुत तरक्की किया है कुछ सेक्टर में, हम लोग को उससे सीख लेना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि क्या सीख सकते हैं हम चाइना से। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कैसे ये इंडियन जो आईटी कंपनीज है ये ब्रांड को रेंट लेके उसको ज्यादा पैसा में रेंट चला के प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। कुछ गलत नहीं है, क्लियरली बिजनेस है, मगर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा एड ऑन्स था कि कैसे ये और भी ज्यादा तरक्की कर सकता है ये कंपनी, अगर जिस चीज में हम लोग बात किए थे वो अगर फॉलो करता है तो यही कॉन्सेप्ट अगर हम लोग चाइना में देखा जाए तो वो लोग थोड़ा सा ज्यादा गेन करते हैं। इससे कैसे ज्यादा गेन करता है? अ सिंपल फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं कि भाई उसको ब्रांड को पहले रेंट में लो और उसी को फिर से आउटसोर्स कर दो रेंट के लिए। वही सेम चीज ये लोग भी कर रहे हैं, मगर चेरी ऑन द टॉप दे आर गेनिंग अ प्रॉफिट फ्रॉम डायरेक्टली द ओनर। कि जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें जितना प्रॉफिट आ रहा है उसका 1% हर किसी को मिलना चाहिए। समझे नहीं? तो लेट मी क्लियर आउट द एवरीथिंग। यूजुअली क्या होता है, ये आईटी कंपनीज जो है ये रिक्रूट करता है, $10,000 एक ईयरली पैकेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद वही लेके वही ब्रांड को आउटसोर्स कर देता है किसी और क्लाइंट के लिए, फॉरेन क्लाइंट के लिए, कि भाई जहां से लोग पर ब्रांड एटलीस्ट $40,000 अर्न कर सकता है। मैं एक अप्रॉक्स बता रहा हूँ। उसके बाद यही कॉन्सेप्ट को ये लोग बहुत दिन तक फॉलो करता है। दे आर गेनिंग द प्रॉफिट, द मिडलमैन मींस दिस आईटी कंपनीज आर गेनिंग द प्रॉफिट। दे आर नॉट यूजिंग द मनी दैट दे आर गेनिंग फ्रॉम इट, दे आर जस्ट सिंपली कॉपी पेस्टिंग द सेम फॉर्मूला। तो मेरा कहना था कि भाई इसमें कुछ ऐड करो, वही ऐड जो उन लोग अपना डेवलपमेंट में खर्चा कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड चाइना ने क्या किया, चाइना के पास भी बहुत सारा मैन पावर है, दे आर डूइंग द सेम थिंग। वो लोग भी सेम ब्रांड को जो है वो उसको रेंट ले रहा है, फिर उसको ज्यादा पैसे में आउटसोर्स कर रहा है, मगर उन लोग का एक कंडीशन इसमें ऐड है। क्या ऐड है? यही कि जो प्रॉफिट जो मेन ओनर है कंपनी का, जहां से मेन प्रॉफिट गेन हो रहा है, उसका 1% चाहिए वही ब्रांड के लिए। अगर मेरा कंट्री का कोई भी बंदा तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो सिर्फ सैलरी देने से नहीं होगा, तुम्हारा जो प्रॉफिट है उसका एक शेयर मेरा बंदे को देना चाहिए। इससे क्या होता है, बंदे का जो इनकम है वो भी बढ़ता है, साथ ही साथ इंडिया का जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगा। ये चीज अगर हम लोग फॉलो करें तो इंडिया में पैसा भी ज्यादा आएगा, साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं वो भी ज्यादा रिच होगा। अगर इंडिया में जॉब क्रिएट किया जाता है तो इंडिया उससे प्रॉफिट होता है, मगर अगर ये प्रोसेस फॉलो कर लिया जाए तो इंडिया और भी ज्यादा जल्दी तरक्की करेगा या फिर प्रॉफिट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है R&D में जीडीपी का और भी ज्यादा खर्चा करना चाहिए। समझे नहीं? मैं आपको समझाता हूँ। कोई भी कंट्री जो कोई भी सेक्टर में हम लोगों से ज्यादा तरक्की किया है उसका अगर हम लोग जीडीपी फॉलो करें तो पता चल जाएगा कि वही कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा अपना जीडीपी का खर्चा करता है। ज्यादा पैसा खर्चा होगा तभी नया नया रिसर्च होगा, साथ ही साथ नया नया इनोवेशन क्रिएट होगा। जो इनोवेशन नया नया टेक्नोलॉजी को आगे लेके आएगा और वही कंट्री उसको ओन करके आगे जाके प्रॉफिट गेन कर सकता है। तो सिंपल फॉर्मूला है। हम लोग का अगर जीडीपी देखा जाए तो जो डेवलप कंट्री है कंपेयर टू देम हम लोग R&D में बहुत कम खर्चा करते हैं। उसको अगर थोड़ा सा बढ़ाया जाए और उसको ठीक तरह से खर्चा किया जाए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसमें अगर फोकस किया जाए तो हम लोग ज्यादा जल्दी ज्यादा कुछ इनोवेट कर पाएंगे। वही टेक्नोलॉजी हम लोग ओन करेंगे, उसे हम लोग जाके और भी पैसा गेन कर पाएंगे, जिसमें इंडिया का भी तरक्की होगा, इंडियन लोगों का भी तरक्की होगा। साइंस, डिस्कवरीज, पेटेंट्स, टेक्नोलॉजी, ये सब सेक्टर में अगर हम लोग R&D टीम को और भी ज्यादा ग्रो करें तो हम लोग को ज्यादा जल्दी इसमें प्रॉफिट देख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं भाई ऐसे थोड़ी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है टू डेवलप सम न्यू टेक्नोलॉजीज, उसके बाद जाकर ग्रो करता है। मैं बोलूंगा आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग्स जो है उसमें क्या होता है, इनोवेशंस होते हैं। इनोवेशंस आगे जाके कुछ अप्लाई किया जाता है, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है डेवलप किया जाता है, फिर जाके वो प्रॉफिट गेन करता है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। अगर आज इंडिया में रोड डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हाईवे बन रहा है, ज्यादा इंडिया जो है वो कनेक्ट हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, हम लोग का पैसा खर्चा हो रहा है ऑब्वियसली, मगर वही रोड जाके आगे हर कोई सेक्टर को इंडिया का जल्दी कनेक्ट करेगा। मतलब जो डिस्टेंस हम लोग ज्यादा टाइम ले रहे थे, हम लोग का ज्यादा फ्यूल बर्न हो रहा था, वो डिस्टेंस हम लोग बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे, साथ ही साथ इंडिया का प्रॉफिट होगा। ये ऐसा चीज है जो आगे जाके कोई इंडिया से ले नहीं जा पाएगा, उल्टा इंडिया में अगर ये मूवमेंट रहा तो इंडिया और भी फास्ट ग्रो कर पाएगा। सेम एज अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में ज्यादा पैसा खर्चा करके उसको ग्रो
करते हैं, कोई भी कंट्री का अगर ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में, वो आगे जाके ऐसा होता है उसी कंट्री में रहते हैं और वो हमेशा जाके प्रॉफिट देता है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इलेक्ट द प्रॉपर लीडर। आप बोलेंगे प्रॉपर या पॉपुलर, सही सुने हैं आप, प्रॉपर लीडर। तो इंडिया में हम लोग डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, हर कोई हम लोग का जो नेताजी होता है उन लोगों को इलेक्ट करते हैं कि भैया आप मेरा नेताजी हो, आपको मैं इलेक्ट कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो बहुत जन का ये कंप्लेन रहता है कि भाई नेताजी का जो फेस था वो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद पूरा पूरी चेंज हो गया है, 180 डिग्री टर्न हो गया। नेताजी बोले थे ये कर देंगे मगर अभी तो नेताजी कुछ नहीं किया। या फिर आप बोल सकते नहीं भैया हम लोग के एरिया में ये नहीं होता है, हम लोग का जो नेताजी है वो बहुत अच्छे हैं और वो जो बोला है वो सब कुछ हम लोग को मिल गया। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल है आपके लिए, मगर आप सोचिए ऐसा हर टाइम हर जगह हर स्टेट में या फिर पूरा ऑल ओवर इंडिया में नहीं होता है। नॉर्मली क्या देखा जाता है, बिफोर इलेक्शन ये जो नेताजी होते हैं ये बहुत सारा प्रॉमिस कर देते हैं जो कि शायद हम लोग को जरूरत नहीं है, या फिर कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो कंट्री के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, या फिर लॉन्ग टर्म में जाके हम लोग के लिए ही प्रॉफिटेबल नहीं है। इंस्टेंट में शायद हम लोग को लगे कि भाई नेताजी हम लोग को बिरयानी खिला रहा है, भाई वोट दे देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अगर आप वो वोट देंगे, वो वोट बिरयानी जाके कहाँ आपको पे करना पड़ेगा आप सोच भी नहीं सकते। जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए, पहले देखिए कि आपका लीडर सही है या नहीं। अगर आपके लीडर आपके लिए ऐसा कुछ करता है जो आप हम लोग के लाइफ में जरूरत नहीं है मगर फिर भी वो करता है, इसका मतलब वो पॉपुलर स्टंट कर रहा है, पॉपुलर होने के लिए कुछ स्टंट कर रहा है। ऐसा नेता से अब दूर ही रहिए, क्योंकि अगर जो पॉपुलर होने के लिए आज कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कल जाके वो सब कुछ भूल भी सकता है क्योंकि उसको वोट मिल जाएगा। तो आप बोलेंगे तो भैया कैसे पता चलेगा ये क्या है, तो मैं आपको बोलूंगा वोट देने से पहले एटलीस्ट आपका जो प्यारा नेताजी है उसका जो लास्ट कुछ मूवमेंट था कुछ महीने का या फिर कुछ साल का, उसमें थोड़ा सा नजर डालिए कि देखना सीखिए कि वो क्या किया है आपके लिए, सच में वो कुछ किया है या फिर ऐसे ही बोला गया है। या लास्ट टर्म में भी अगर वही सेम नेताजी आप लोगों के एरिया में था, वो क्या कर रहा था आपके एरिया में, आपके एरिया में कुछ डेवलपमेंट किया है, सीरियस डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि भाई पैसा मिला और कुछ अलग ही कर दिया जो इंडिया के लिए जरूरत नहीं है। अगर कुछ सीरियस डेवलपमेंट किया है, आपको लगता है हाँ भाई ये नेताजी जो है ये बहुत अच्छे हैं, सच में हम लोग का एरिया का डेवलपमेंट हुआ है ऑल ओवर जो सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर में हो सकता है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो सकता है, बहुत सारा सेक्टर है जिसमें ये नेताजी हम लोग को हेल्प कर सकता है। अगर ऐसा कुछ स्टेप उसने लिया है तो जरूर उनको वोट दीजिए। अगर नहीं लिया है, सिर्फ आप लोगों का एंटरटेनमेंट के लिए जितना जरूरत होता है वो सब स्टंट किया है, तो उस नेताजी को वोट मत दीजिए। क्लियरली दूसरा जो ऑप्शन है उसमें जाइए। तो आप बोलेंगे भैया फिर भी अगर मुझे डाउट लगे कि नेताजी सही है नहीं, तो मैं कैसे देख सकूंगा नेताजी सही है या नहीं। नेताजी सही है या नहीं इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1, एक नेताजी कभी अपना प्रॉफिट नहीं सोचेगा या फिर अपना ग्रोथ नहीं सोचेगा, वो हमेशा जिस एरिया से बिलोंग करता है या फिर जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसका प्रॉफिट सोचेगा। वो अपना प्रॉफिट हमेशा छोड़ देगा एरिया का डेवलपमेंट के लिए। अगर आपका नेताजी ये करता है तो आप उसको वोट दे सकते हैं। नेताजी कभी भी ऐसा कोई स्टेप नहीं लेगा जिसके जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में जाके वो शायद लॉस हो, ऐसा कोई स्टेप नेताजी नहीं लेगा। उल्टा नेताजी दूसरा काम कर देगा। हो सके वो आपको बोल रहे कि भैया चलो अभी एकदम एक्टिव होके कुछ प्रोग्रेस करते हैं एरिया का, आप सब हम लोग के साथ आइए, फिर हम लोग सब मिलकर कुछ काम करते हैं आगे जाके जो हम लोग को बेनिफिट देगा। तो आपको भी वही नेताजी चुनना है जो लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉफिट गेन कर पाए। ये बहुत कॉमन चीज है। जो नेताजी आपका सच में अच्छा रहेगा वो कोई पॉपुलर स्टंट नहीं ट्राई करेगा इलेक्शन से पहले। हो सके वो जाके कुछ भाषण दे, मगर वो भाषण सुनिए, उसके बाद देखिए उसमें कितना सच है और कितना ऐसा है कि वो क्या है लास्ट इलेक्शन के बाद से। तो हमेशा ऐसा नेताजी चुनिए जो पॉपुलर स्टंट नहीं ट्राई करते इलेक्शन से पहले। और एक चीज आप समझिए, वो नेताजी आपके लिए सबसे बेस्ट है जो नॉर्मल पीपल का जो स्किल है उस एरिया में डेवलपमेंट के लिए यूज करेगा और वही स्किल यूज करके वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, साथ ही साथ एरिया का डेवलपमेंट करेगा। अगर ये गुण आपके नेताजी में है तो आप जरूर उसको वोट दीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फॉलो द डिसीजन मेकर। आप कभी सोचे हैं, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, घर में अगर रसोई का कुछ काम होगा तो मम्मी जाके देखता है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट या पैसा रिलेटेड कुछ हुआ वो मेनली पापा देखते हैं। इन फ्यूचर में कुछ स्टडीज रिलेटेड कुछ हुआ तो नॉर्मली क्या होता है, पेरेंट्स जाके जो टीचर है उन लोगों से कंसल्ट करता है, फिर वो डिसीजन लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर सेक्टर में अलग अलग इंसान अलग अलग डिसीजन लेता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को भी ये चीज फॉलो करना चाहिए। आप बोलेंगे कि क्यों ये फॉलो करें? आंसर बहुत सिंपल है। सचिन
तेंदुलकर को अगर बोला जाए कि लता मंगेशकर के जैसा गाना गाइए, सचिन तेंदुलकर गा नहीं पाएगा। सानिया मिर्जा को अगर बोला जाए कि निकोलस पार्क के जैसा किताब लिख कर दिखाओ सानिया, तो सानिया भी कर नहीं पाएगी। जो इंसान जिस चीज में बेस्ट है उसको उसी चीज में ग्रो करना चाहिए। सेम फंडा हम लोग को भी यूज करना चाहिए। जो इंसान जिस डिसीजन लेने में बेस्ट है उस इंसान को वो डिसीजन लेने दीजिए, उसको एनालिसिस कीजिए, उसका डिसीजन जो है उसको देखिए, उसके बाद उसको एनालिसिस कीजिए कि ये इंसान ये डिसीजन क्यों लिया है। अगर आप उसका एनालिसिस कर पाएंगे तो आपका भी नॉलेज गेन होगा, साथ जाके हो सके तो आप भी एक बहुत बढ़िया डिसीजन मेकर बन जाएंगे। देश के बारे में भी देखा जाए तो सेम चीज फॉलो कीजिए। कोई इंसान अगर सच में अच्छा डिसीजन ले रहा है जो आगे जाकर लॉन्ग टर्म में देश के लिए प्रॉफिट गेन कर रहा है, आप उसके साथ रहिए। उसको अगर वोट देना है तो उसको वोट दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। मगर ऐसा नहीं है कि भाई मिलीजुली भगत के भाई आप भी मुझे प्रॉफिट गेन करो, मुझे भी गेन करने दो। कोई इंसान अगर आपको ऐसा कुछ ऑफर कर रहा है तो सिर्फ जो है वो अपना सोचता है या फिर वो देश के लिए नहीं सोचता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट चाहिए, लॉन्ग टर्म में चाहिए कि इंडिया ग्रो करे, तो ऐसा इंसान का हाथ थमिए जो खुद डिसीजन मेकर है, जो जाके आपको हेल्प करे कुछ लर्न करने में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है चेंज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। हम लोग का जो एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत साल से लगभग एक ही चल रहा है। कुछ चेंज हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत बार बात किया है भाई पूरा सब कुछ चेंज हो जाएगा, मगर कभी अभी इसका एनालिसिस क्या है कि कौन कौन सेक्टर में क्या क्या चेंज हुआ है। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो बहुत सारा सेक्टर में चेंज हुआ है, मगर ये जो चेंज है ये लिमिटेड है, हर सेक्टर में नहीं हुआ है। हर सेक्टर में ये करना चाहिए। एनसीईआरटी का जो किताब है बहुत साल से वो चेंज नहीं हुआ है। यूपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी जो उसका सिलेबस है वो भी बहुत कॉलोनियल से सेम चला आ रहा है। आईएएस और फॉरेन सर्विस के जो पीपल है उन लोगों को भी सेम प्रोसेस से जो कि बहुत साल पुराना है ट्रेंड किया जा रहा है। उन लोगों का ट्रेनिंग में भी कुछ नया बदलाव नहीं आ रहा है। हम लोग बोल सकते हैं गवर्नमेंट का ये जो मिशनरी सिस्टम जो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है उसमें कुछ अपडेट नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत न्यू ब्रेन इसमें ऐड हुआ है, मगर वो न्यू ब्रेन का एप्लीकेशन अभी तक देखने को नहीं मिला हम लोग को। इन फ्यूचर हमें लगता है कि ये जो सिस्टम है इसमें वर्कआउट करना चाहिए, नया सिलेबस बनाना चाहिए, नया प्रोसेस बनाना चाहिए जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, और उसको अप्लाई करके आगे जाके जो नया अपडेटेड वर्जन है उसमें कन्वर्ट होना चाहिए। इससे हम लोगों को नया बेटरमेंट मिलेगा बहुत जल्दी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो रहा है, सब कुछ अपडेटेड नहीं है। अगर हम लोग देखें साइंस टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। इसरो का बात ले ले तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो डेवलपमेंट है ये बहुत अच्छा है। एजुकेशन सेक्टर में पूरा ऐसा नहीं है कि अपडेट नहीं हुआ। एजुकेशन सेक्टर में साइंस को ले ले, टेक्नोलॉजी को ले ले, इस सेक्टर में इंडिया अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि ये अपडेट हो रहा है बहुत फास्ट। अगर हम लोग सोशल साइंस देखें तो उसमें शायद हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम दिखे। क्या होता है इंडिया का ये जो सोशियोलॉजी पार्ट है या फिर सोशल साइंस कह लीजिए वो जो है वो अपना खुद का है, मगर हम लोग अगर अभी देखें वेस्टर्न कंट्री से इंपोर्ट किया जा रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज मेनली यूरोप में अगर आप देखें उन लोगों का जो सोशल साइंस है, उन लोगों का जो पीपल का थिंकिंग है इट कम्प्लीटली कॉज ऑफ द पास्ट। यूरोप में पहले क्या हुआ था उस हिसाब से उन लोगों का कैसा सोच है, क्या क्या करना चाहिए, वो माइंड सेटअप उन लोगों का सोशल थिंकिंग में देखा जाता है। हम लोग का क्या है, हम लोग का अलग है। इंडिया इज नॉट अ यूरोप, इंडिया इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट कंट्री जिसका पुराना जो अगर आप जाके हिस्ट्री में चेक किया जाए तो बहुत कुछ अलग है। आज जो इंडिया डेवलप कर रहे हैं उसमें भी जो चीज मैटर करता है वो है इंडिया का सोशल थिंकिंग। इंडिया का जो कल्चर है या फिर इंडिया का जो सोशल लाइफ है वो कम्प्लीटली डिफरेंट। वी शुड नॉट इम्पोर्ट एनी टाइप ऑफ सोशल थिंकिंग फ्रॉम यूरोप। देयर आर सेवरल यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में आके अपना जो सोशल थिंकिंग है वो शेयर कर रहे हैं इंडियन लोगों के साथ। कभी कभी देखा जाता है कि इंडिया से बहुत सारा लोग हायर स्टडीज में जाते हैं और दे आर अडेप्टिंग दिस टाइप ऑफ सोशल थिंकिंग जो कि यूरोप में है। आगे जाके वही लोग इंडिया के अगेंस्ट में खड़ा हो जाता है क्योंकि यूरोप में अगर देखा जाए तो ये जो बगावत है ये बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अगर आप कोई वेस्टर्न मीडिया फॉलो कर रहे हैं तो न्यूज में देख लीजिए कुछ दिन बाद ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है जो कि हल्ला मचा देता है पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। सेम एज इंडिया का जो सोच है, इंडिया का सोच ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया का जो सोच है वो अलग होना चाहिए, वो इंडिया के बारे में होना चाहिए। तो हम लोग को जरूरत है कोई भी सोच हम लोग इंडिया में जल्दी से घुसने ना दे। अगर कोई यूनिवर्सिटी इंडिया में आ रहा है तो उसका जो सिलेबस है गवर्नमेंट शुड क्रॉस चेक द एंटायर सिलेबस। इंडिया के बारे में क्या बोला जा रहा है, लोग का सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर में क्या लिखा है, कौन बुक्स में क्या लिखा है, फिर जाके उसको अलाउ करना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर कोई इंडियन बाहर जा रहा है पढ़ने में, उसको भी पता है कि भाई मेरा कंट्री जो है वो फर्स्ट है। इट्स नॉट लाइक समवन इज टीचिंग मी समथिंग और मुझे वही सीखने को मिल गया और मैं वही बात जाके आगे दोहरा रहा हूँ और कंट्री में आके ऑपोजिट इंडिया खड़ा हो रहा हूँ। ये कभी हो नहीं सकता, ये गलत है। इसीलिए जो सोशल स्टडीज है वो हम लोग को अपना जो सोशल लाइफ था इंडिया का था उससे डेवलप करना चाहिए। उसका जो अपग्रेडेड
वर्जन है वो ऐड करना चाहिए इंडियन लोगों का सिलेबस में। इससे हर किसी में जो देशभक्ति है वो भी बढ़ेगा, साथ ही साथ इंडियन कल्चर के लिए उन लोगों का जो रेस्पेक्ट है वो भी बढ़ेगा, ना कि दूसरा कोई कंट्री से ये कॉपी पेस्ट किया जाए। तो ये जो स्टेप्स है ये गवर्नमेंट को बहुत जल्दी लेना चाहिए। तो अभी आप बोलेंगे तो भैया क्या यही सब? नहीं, ये था सेकंड एपिसोड इस पार्ट का कि इंडिया को और क्या सीखना चाहिए। ये जो चीज है ये बहुत बड़ा है, मैं धीरे धीरे करके आपको और भी एपिसोड ऐड करता जाऊंगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो एपिसोड भी जाकर देखिए, या आई बटन में क्लिक करके भी आप देख सकते हैं फर्स्ट एपिसोड। आगे मैं फिर दूसरा वीडियो लेके आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।